बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सफदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हमारे पास जो टॉपिक हैं जो लास्ट वीक में मेरे क्लिनिक पर आए और आपकी मालूमात के लिए मैंने उनको रिकॉर्ड किया। वैसे तो वो दिन में ख़ासे केसेस आ जाते हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं जिसमें आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा हो, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता सकूँ। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक जर्मन शेपर्ड जो रेगुलर 3-4 दिन मेरे पास आता रहा। उसका टेम्परेचर था 105। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो जर्मन शेपर्ड डॉग है उसमें सबसे ज़्यादा जब भी कोई 105 टेम्परेचर आए तो आप उसको कंसिडर करेंगे शायद टिक फीवर का इशू है, क्योंकि जो जर्मन शेपर्ड ब्रीड है ख़ास तौर पे जितना भी प्योर होगा उसमें ये इशू बहुत ज़्यादा आता है, और वो है टिक फीवर का। टिक फीवर से मुराद ये है कि जब जर्मन शेपर्ड को टिक्स आ जाते हैं, टिक्स या माइट्स आ जाते हैं, तो वो मेन सोर्स होते हैं ब्लड पैरासाइट ट्रांसफ़र करते हैं जो कि टिक फीवर काज करता है। मेरे पास टाइम ज़रा थोड़ा सा कम होता है, मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूँ, लेकिन इसके बाद जो आने वाले जो मेरे वीडियोज़ होंगे उसमें मैं आपको कम्प्लीटली भी ब्रीफ करूँगा कि वो टिक फीवर क्या है, उससे बचत क्या है, कैसे करना चाहिए, तो ये मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी मेरा चूँकि मैंने स्टार्ट की है ये, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको जिस चीज़ की या नॉलेज की ज़रूरत हो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंतज़ार करता रहूँगा। लेकिन ये फिर भी टिक फीवर बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है बहुत सारी डॉग ब्रीड में, तो ये इसको हम थॉरोली बाद में देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको बताता चलूँ। तो टिक फीवर की जो हिस्ट्री होती है उसमें ज़्यादातर देखने में ये आता है कि उसमें टिक्स और माइट्स की मौजूदगी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो मेन सोर्स होते हैं। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हाँ टिक में ही ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके डॉग को सिर्फ 1 या 2 टिक्स हों और वही टिक मेन सोर्स ऑफ, क्योंकि जब वो टिक फीवर काज करने का जो ऑर्गेनिज़म होता है उसको जब वो कैरी करता है किसी दूसरे एनिमल से, तो जो कैरियर होता है टिक वही टिक फीवर काज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर टिक में ये चीज़ हो। बाज़ औक़ात हज़ारों के करीब टिक्स होते हैं डॉग पे, लेकिन वो टिक फीवर नहीं कर सकते। तो वेयर एज कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही टिक हो जिसमें वो उसके ब्लड में या उसके मौजूद हो टिक फीवर का ऑर्गेनिज़म, तो वो उसको काज करता है। तो ख़ास तौर पे जो जर्मन शेपर्ड है वो इस मौसम में आप उसका बहुत ख्याल रखें जब हॉट वेदर और ह्यूमिड हो। दिस इज़ द मेन टाइम फॉर डॉग्स टू हैव दिस टिक्स इन माइट। इसके साथ साथ जो वो इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आजकल जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं वो कर लेते हैं, उनको खासा नॉलेज है, लेबॉर्ट्री के प्रोविजंस भी मौजूद हैं, टेस्ट भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो अच्छे पुराने वेट्स हैं जो सब खासा नॉलेज है जिनकी प्रैक्टिस है, तो वो देख के भी बता सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 105 पे हर डॉग कोई टिक फीवर हो, ऐसा नहीं है। तो चांसेस आर देयर। तो हमारे पास जो डॉग आया उसको हमने 3 to 4 डेज़ ट्रीटमेंट दिया टिक्स के लिए भी और टिक फीवर के लिए भी, और दूसरी चीज़ें आपकी कोशिश होगी कि मैं मेडिसिन बताऊं, ऐसी बात नहीं है। मेडिसिन मैं आपको नहीं बता सकूंगा। आप जब भी आपको कोई इशू अपने करीबी वेट के पास जाएं, ही नो बेटर फॉर योर पेट, तो वही बेहतर ट्रीटमेंट आपके डॉग का कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। उसकी इंटेंसिटी, उसकी डोजेज, उसको सेट करना एक आम इंसान का काम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा, और भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो कि इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन मैंने नोट किया अपनी प्रैक्टिस में कि जर्मन शेपर्ड एक ऐसी ब्रीड है जिसमें टिक फीवर बहुत तेज़ी के साथ और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। तो बी केयरफुल। जिन लोगों के पास जर्मन शेपर्ड हैं वो उनको चाहिए कि वो रेगुलर उसको अपने वेट को चेक करवाते रहें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरा है कैट्स पे। तो लास्ट वीक में हमने ऑलमोस्ट कोई 7 to 8 कैट जो है वो स्पे की हैं, और मोस्टली जो थी वो हीट पे थी, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब ओनर बहुत ज़्यादा तंग पड़ता है अपनी फ़ीमेल कैट से
तो वो तभी आता है उसकी सर्जरी कराने। और मज़े की बात आपको बताता जाऊँ कि ओनर सही तरह नहीं बताते कि ये हीट पे है या नहीं है, क्योंकि समटाइम जो बहुत सारे वेट हैं वो इनकार कर देते हैं कि जी हम हीट पे कैट है तो नहीं करते। वैसे असूलन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें उस वक्त यूट्रस में उसकी और ओवरीज में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से चांसेस होते हैं कि है ब्लीड ना हो। लेकिन जो अच्छे पुराने एक्सपर्ट्स हैं इस पे करने के, वो कर भी देते हैं, मैं करता हूँ अक्सर। लेकिन वो मुझे यकीन होता है वो पेल्पेशन से भी उसको बहुत सारा पता चल जाता है कि ये शी इज़ इन हीट, और बहुत सारे साइन भी बता देते हैं। लेकिन क्या करें, मालिक आते ही उसी वक्त हैं जब वो हीट पे होती है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एनी हाउ वो उसको वैसे अवॉइड करना चाहिए कि जब हीट पे हो एनिमल उसे नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब कोई फीमेल कैट लेके आते हैं तो उन बाज़ औक़ात लोग ओनर्स को नहीं पता होता है कि ये हीट पे है। वो यही शिकायत करते हैं कि सर ये क्रॉलिंग कर रही है, बोल रही है, बेचैन है, इसके पेट में दर्द है। वो पेट में दर्द इसलिए होता है कि उसका यूट्रस टोन अप हो जाता है, और जब टोन अप होता है तो उसे पेन होती है। उससे अगर वक्ती तौर पे अगर आप सर्जरी ना भी करवाएं तो उसका भी बहुत अच्छे सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, अगर आपका वेट आपको बेहतर बता सकता है और वो जान सकता है। एनी हाउ आप कोशिश करें कि जब कैट हीट पे ना हो तो उसकी सर्जरी कराए तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, आप जो मेरे पास केसेस आए लास्ट वीक में, उसमें ब्लैक लैब था। उसके ओनर की ये शिकायत थी कि सर इसकी जो बॉडी है या उसके जो हेयर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, माउंटिंग कर रहा है और स्क्रैचिंग कर रहा है, ख़ारिश कर रहा है। तो वो हमने देखा उसको, तो उसमें बहुत मल्टीपल फैक्टर थे। एक तो वो बहुत इग्नोर था। आप जो ख़ास तौर पे सीनियर डॉग्स हैं उसे इग्नोर मत किया करें। आप ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन बाद उसको ज़रूर वॉश करना है। ये भी डिपेंड करता है, सम टाइम लोगों ने कच्ची ज़मीन पे रखे हुए होते हैं डॉग्स, या बाहर किसी जगह पे बांधे होते हैं, उनकी लाइबिलिटी कुछ और होती है। बाज़ लोगों ने इंडोर रखे हुए हैं, उनकी लाइबिलिटी कुछ और होती है। लेकिन डॉग को ऐसे ही वॉश करना चाहिए जैसे हम लोग आजकल के सीज़न में ख़ुद अपने आप को वॉश करते हैं। ऑलमोस्ट दिन में 2 से 3 बार नहा लेते हैं, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट ऐसी ही है। जो स्मेल का ताल्लुक़ है, वो अक्सर लोग आगे शिकायत करते हैं कि सर मेरे डॉग में से स्मेल आ रही है। वो स्मेल की जो रीज़न होती है वो यही होती है कि जब आप उसकी स्किन को साफ़ नहीं करेंगे तो उसके अंदर जितनी गंदगी डेब्रिस पड़ा होता है तो वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे उसकी जो नीचे वाले पोर्शन है उसको ना साफ़ करना भी ज़्यादती है। अगर आपने पेट रखा हुआ है और अच्छे तरीके से रखा हुआ है तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको साफ़ सुथरा रखें। और सेक्सुअल एंग्जाइटी जो है दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। इसमें तो उसमें कोई आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जो एडल्ट मेल्स होते हैं उसमें ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन वो आपको कोई ना कोई इशू देते हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीका है, उसे आप क्लियर करें जब तक तो वो आपका मसला बहुत लेवल तक हद हो सकता है। अच्छा, मेरी एक और अभी ये हैबिट है कि जो भी एनिमल ख़ास तौर पे सीनियर लेके आते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं उनसे क्वेश्चन करूँ कि वेदर योर डॉग इज़ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द रेबीज़ और नॉट, क्योंकि रेबीज़ जो है उसको कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी 35 ईयर प्रैक्टिस में ये देखा है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो ओनर्स को पता ही नहीं चलता और रेबीज़ होती है। ख़ास तौर पे जो डम रेबीज़ है उसका नहीं पता चलता। इवन सो जब तक आप एक्सपीरियंस ना हो, वेटनेरियंस चंद एक जो अनएक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी नहीं पता चलता कि ये रेबीज़ है या नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि ये इस तरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं और वो कभी कभी आते हैं। मुझे देखने में इसलिए मौका मिला क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 30 ईयर्स पेरिफेरी में काम किया है, यानी कि शहरों से हट के देहातों में भी बहुत सारा काम किया है। बिकॉज आई वॉज सीनियर वेटनरी ऑफिसर इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, और मुझे बहुत दरिया के पार जाना, जंगलों में बहुत केसेस देखे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। और ये ज़्यादा रेबीज़ के जो केसेस हैं ये आउटसाइड ज़्यादा आपको मिलेंगे, इनसाइड द सिटी कम होते हैं।
यानी आपको जो भी है, रेबीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिलीज़। क्योंकि मुझे अभी याद है, मुझे अक्सर कॉल आ जाती है रात को 2 बजे 1 बजे शाम को, सर वो हमारे डॉग ने, हमारी कैट ने बाइट कर लिए, हम क्या करें, हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, हमें कुछ गाइड करें। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपने रेबीज़ की वैक्सीन करवाई है? तो वो शर्मिंदगी से या जो भी है व्हाट्सएवर वो बताते हैं नहीं सर ये नहीं करवा सके, हमने आना था। तो ऐसा नहीं करें, आप अपना जो भी पेट रखें, ख़ास तौर पे डॉग्स जो हैं, डॉग कैट। वैसे तो रेबीज़ एक ऐसी डिजीज़ है, इस पर मैं कंप्लीट एक ब्रीफिंग दूंगा आपको ताकि आपके मालूमात में इजाफा हो। लेकिन ये इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये जो रेबीज़ है ये बहुत सारे एनिमल्स में आती है। मैंने बहुत सारे गाय में देखी है, शीप में देखी है, उसके अलावा डॉग्स में तो खैर बहुत ज़्यादा देखी हैं। कैट में मैंने तकरीबन कोई अपनी प्रैक्टिस लाइफ में 2 या 3 केसेस देखे, कैट में नहीं देखे। लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि आते नहीं हैं, या तो लोग ला नहीं सकते या जो भी है उनको पता नहीं चलता। ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉरपोरेशन के लॉ जो हैं उसमें ये मौजूद है, लिखा हुआ कि आपका एनिमल मस्ट बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज़, और आपके पास एक कार्ड होना चाहिए। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बाद में बताऊंगा किसी वक्त मौके पर रेबीज़ के बारे में ख़ास तौर पे, तो आप उसको आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। ये बहुत ज़रूरी है, लिहाजा आप ना सिर्फ वैक्सीनेशन करवाएं, किसी प्रॉपर जगह से करवाएं, किसी प्रॉपर वेट से करवाएं, और ना सिर्फ वैक्सीनेशन करवाएं बल्कि उसका बाकायदा उनसे कार्ड लें, रिकॉर्ड लें, ताकि वो किसी को कल को बाइट कर सके तो आप उसको बता सके कि मेरा डॉग या कैट जो भी है वो आप वैक्सीनेटेड है। मैंने हॉर्सेस में बहुत केसेस देखी हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि एक स्टड में मैंने देखा था ऑलमोस्ट 7 हॉर्सेस वर सफरिंग फ्रॉम रेबीज़, और दैट वाज अ टेरेबल साइन। इसके अलावा मुझे आज तक एक याद है, रात के पिछला पैर था, एक हॉर्स में देखने गया तो दैट वाज रैबिट, उसने बाइट कर लिया था अपने मुलाजिम को, और मेरे नज़रों के सामने मैं देख रहा था उस वक्त। मैंने उन्हें कहा भी सही कि इसके करीब में जाए, वो गए, उन्होंने उसका कंधे को शोल्डर बाइट कर लिया था। तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह ताला होपफुली आपको पूरा एक टॉपिक बताऊंगा, आपको आपकी मालूमात में इजाफा होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो डिवॉर्मिंग है। ये तो ऑलमोस्ट हर एनिमल का इशू है। इवन मैंने नोट किया है कि बहुत सारे लोग अच्छे खासे उनको पता भी नहीं होता कि डिवॉर्मिंग होती क्या है, कैसे करनी चाहिए। तो डॉग एंड कैट के बारे में डिवॉर्मिंग का एक कंप्लीट टॉपिक ज़रूरत होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं मुख्तसर बताता जाऊँ, चाहे आपकी डॉग है या कैट है। सो मैनी वर्म्स जो हैं वो आपके ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमंस में, ख़ास तौर पे बच्चों में, छोटे बच्चों में। कैट से भी होते हैं, डॉग से भी होते हैं। तो आप अगर आपका पेट है, आपके घर में है, आप उसके क्लोज हैं, तो मस्ट बी डिवॉर्म रेगुलरली। तो ऑलमोस्ट जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 3 to 4 मंथ बाद इनको डिवॉर्म ज़रूर करना चाहिए। ख़ास तौर पर मेरे पास तो एनिमल जब आते हैं क्लिनिक में तो सब ख़ास उन पेरेंट, अगर उनके ओनर्स को ना भी पता हो, मैं फिर भी डिवॉर्म कर देता हूँ। तो वो उनको नहीं पता होता क्योंकि वो इतना नॉलेज नहीं रखते। और मैं आपको एक बात और बताता जाऊँ, ये जो मेरे व्लॉग बनाने का ये सिलसिला जो मैंने अब शुरू किया है, जो मेरा बेसिक मकसद है वो यही है कि मैं एक्सटेंशन वर्क कर सकूँ पेट्स के बारे में। मैंने देखा पाकिस्तान में या हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, ड्यू टू द फैक्ट कि कोई भी हमारे वेट या कोई भी इदारा या यूनिवर्सिटी या कोई भी लोग जो है वो अभी एक्सटेंशन वर्क नहीं कर रहे पेट्स के बारे में। तो मेरा ज़्यादा बेसिक जो मकसद है ये ब्लॉग बनाने का या वीडियोस बनाने का वो यही है कि आप लोगों को इसकी अवेयरनेस हो कि पेट्स में क्या जो तो इलाज करना या उसके बाद की बात है। जब अगर आपके पास अवेयरनेस होगी तो हमारा काम भी बढ़ेगा और आपका भी। तो इस डिवॉर्मिंग जो है ये भी एक कंप्लीट टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से वर्म्स होते हैं, लंग वर्म्स, स्टमक वर्म्स, इंटेस्टाइनल वर्म्स, हिप वर्म्स, बहुत सारे हैं, टिक्स हैं, लाइस है, माइट्स है, एवरीथिंग वी विल टॉक इट थॉरोली इंशाल्लाह इन कमिंग वीक में। आप मुझे इनकरेज करेंगे तो मैं आगे भी बनाता रहूँगा इंशाल्लाह वीडियोस। एनीहाउ नेक्स्ट जो केसेस हमारे पास आया लास्ट वीक में, जो 3-4-5 केसेस थे आलमोस्ट, तो उसमें ख़ास तौर पे किटन्स थे। किटन अटैक बाय
सीनियर कैट्स ख़ास तौर पे। जो कैट होती है उसकी एक हैबिट होती है कि वो अपनी टेरिटरी मार्क करती है, और वो कहती है, मेल ख़ास तौर पे जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। आपने देखा होगा कि जो मेल कैट होते हैं वो जगह जगह पे यूरिन करते हैं, और अक्सर लोग बड़े तंग आते हैं तो वो आप एक क्वेश्चन कहते हैं, डॉक्टर साहब ये इसका क्या हम करें, ये बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करें। तो वो जो यूरिन करते हैं वो मार्किंग करते हैं, वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, इसमें कोई भी ना आए। तो ये अक्सर लोग जो है ना उनको नहीं पता होता, वो छोटा किटन लेके आते हैं और वो किसी बड़े बिल्ले के गज़ब में आ जाता है, तो वो फिर नहीं देखता कि इसके कहाँ चोटें लग रही हैं। तो ये केसेस मेरे पास वेरी कॉमन नाउ डेज, मतलब है पिछले हफ्ते में 6 to 7 केसेस आए हैं जिनकी बहुत बुरी हालत थी, और ख़ास तौर पे किटन्स थे, और एक दो की तो हड्डी भी टूटी हुई थी, उनको अल्टीमेटली उसको रिपेयर करना पड़ा। और तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जो आप यंग किटन्स लेके आते हैं उनको आप देखभाल करें। बड़े जो मेल सीनियर मेल्स होते हैं या फीमेल्स होती हैं उनसे बचा के रखें, और सिर्फ कन्फाइन करके रखें उनको। ये भी मैं इंशाल्लाह थॉरली आपको बाद में बताऊंगा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद जो लास्ट वीक में मेरे पास एक वेरी इम्पोर्टेंट केस आया और बड़ा सीरियस केस था, दैट वाज सियामीज मेल कैट थी, एफआईपी फीलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस। ये वेरी फेटल डिजीज़, वेरी, इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको एक 15 से 20 मिनट का एक आपको शॉर्ट लेक्चर ज़रूर आने वाले दिनों में दूंगा, क्योंकि ये इसकी जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये कि जब एनिमल में ये कम्प्लीटली, एक तो ख़ास तौर पे ओनर्स को पता नहीं चलता, वो यही समझते हैं ऐसे बुखार है और ऐसे खाना नहीं खा रही। लेकिन वो जो एफआईपी जो जब हो जाता है, जो ख़ास तौर पे लोग तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने पेट के साथ, और उसकी अटैचमेंट के वजह से वो खाना पीना कम्प्लीटली छोड़ के एक साइड पे बैठ जाता है। तो वो मेरे पास जब लाते हैं और ये मुझे एहसास होता है कि इसे एफआईपी ज़ाहिर हो रहा है, उसके बाकायदा टेस्ट भी हैं, एक्सपीरियंस से बहुत सारे साइंस भी पता चल जाते हैं, तो वो हालात बड़े ख़राब, मेरे लिए भी बड़ी टेंशन होती है जब कोई एफआईपी का केस आता है। क्योंकि ओनर कहता है डॉक्टर साहब आप जितने मर्ज़ी इस पे जितनी भी मेहनत करें आप करें, और इसको ठीक होना चाहिए। तो वो उनके ठीक होने की उम्मीद जो होती है वो बहुत कम होने की वजह से मैं उनको सच बता नहीं सकता, क्योंकि उनके भी हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको कुछ न कुछ ब्रीफ करना पड़ता है कि ये है, और उसकी जो अल्टीमेटली उसकी जो एंड स्टेज होती है ना, दैट इज़ वेरी मेजरेबल। वो बहुत इरिटेटिंग होती है इंसान के जज्बाती लगाव होने की वजह से पेट में, तो बड़ी परेशानी के वो टाइम देखना पड़ता है। तो वो आप हमेशा उसको हेल्दी रखें। वायरल डिजीज़ है, इसलिए आप अपने पेट का बहुत ख्याल रखें, एक वैक्सीनेशन ज़रूर करवा के रखें। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी वायरल भी हैं जिनकी हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कम से कम वैक्सीनेशन जो अवेलेबल हैं वो ज़रूर करवा। हमारे पास दुनिया की बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल हैं, कैट की भी डॉग की भी, और हम उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं उनका टेम्परेचर, ताकि किसी किस्म का कोई उनको थ्रेट ना हो, वैक्सीनेशन को थर्मल थ्रेट ना हो। और मैं उसके साथ कार्ड भी बना के देता हूँ ताकि आपको उनको ये एहसास हो कि हमारा वैक्सीन जो पेट है वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है। और मुझे उम्मीद है कि आप उसकी थॉरली एडवाइस ले सकते हैं अपने वेट से, और वैक्सीनेशन प्रॉपर करवा के रखें। 2-3 चीज़ें जाते हुए मैं आपको ब्रीफ करता जाऊंगा। इन सारे मसाइल का हल ये है कि अगर आपने पेट रखा हुआ है या आपके पास पेट है, चाहे डॉग है, कैट है, व्हाटएवर द एनिमल, उसकी खूब देखभाल करें, उस पर डेली नज़र दौड़ाएं, उसको करीब जाके उसे प्यार करें और उसको स्मेल करें कि बॉडी के किसी पार्ट से स्मेल तो नहीं आ रही, कोई इशू तो नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं है। अगर डल है, डम है, एनिमल की मोस्टली आँखें ही सब कुछ बता देती हैं कि उसको कोई ना कोई इशू है।
और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ ख़ास तौर पे जो कैट लवर है उनको मैं ब्रीफ करता चलूँ कि जब भी आपका एनिमल आपके पास आए, प्यार करें, उसके कानों को ज़रूर देखें। कानों में से स्मेल आ रही है, कोई पस आ रही है, तो फ़ौरन अपने वेटनेरियन से कांटेक्ट करें, उसको लेके जाएं, उसकी सफाई करें। ख़ुद ट्राई मत करें, आप ज़रूर क्वेश्चन करें। मुझे अच्छा लगेगा, मैं इतने दिनों से अपने वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन ज़रूर करें और मेरे से पूछें, फिर मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सब कुछ। होपफुल आने वाले वक्तों में आप मेरे चैनल ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिए अपने पेट को। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।